यस। ओके ठीक। आपको मैंने ग्रुप में डीपीपीस के होमवर्क पोस्ट किए थे सर, बोर्ड के सामने कम आ रही है, आवाज लो आ रही है सर। यस सर। ओके अब चेक करो, अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। यस। अब बोर्ड के पास ठीक है, यस सर। अब ठीक है। यस सर। सर अभी तक कुछ पढ़ाए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वेट करा। थैंक यू। कब आएगा? ओके मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ग्रुप में आपको डीपीपी का बी सेट पोस्ट किया, देखा यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसका होमवर्क असाइन किया। अब आप कह रहे थे ना बी सेट आपको मिला नहीं है, तो ये बी सेट भेजा मैंने। तो अब ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान करके डीपीपीस करने शुरू कर। मेटलर्जी का होमवर्क मैंने अभी तक इंटेंशनली पोस्ट नहीं की, क्योंकि अभी तक हम सेक्शन ए कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो आज की क्लास के बाद और बाय द नेक्स्ट क्लास जब हम एलिंगम डायग्राम करेंगे, यू विल बी हैव एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चंस टू डू इट फ्रॉम द शीट। अभी तो बहुत कम क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ओके तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कोक का यूज और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज ये पढ़ लिया था कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम कब कब कौन कौन सी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि कोक को यूज करने का ड्रॉबैक एक तो ये है कि कुछ केसेस में जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ आप कोक का यूज कर नहीं पाते, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ऐसी एग्जांपल आपने मैग्नीशियम देखी। फिर कोक का यूज हाई टेम्परेचर मांगता है, और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो रिड्यूस होने के बाद कोक से रिएक्ट करके कार्बाइड बना देती है। शायद हमने यहाँ तक की सारी चर्चा कर ली थी। यस सर। का यूज करने से मतलब हर मेटल ऑक्साइड को मेटल फॉर्म में लाने के लिए कोक को यूज करना कई बार महंगा भी पड़ सकता है, और कई बार कुछ उसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, फायदा। तो वहां पर अब आज की क्लास में मोस्टली मैं आपको कुछ राइम्स दूंगा। ये वो राइम्स होगी जिन पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको ये कोई आप सोच रहे होते हैं बच्चे अच्छा रिएक्शन पूछेंगे, ये लोग एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है, थ्योरी कोई पूछी जाएगी नहीं। उन्होंने बस एक टू द पॉइंट ये देखना है कौन सा एग्जाम्पल किस मेटल के लिए यूज करते। तो हमने जो उस दिन जब कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सकता है, उसका अब मैं राइम दे रहा हूँ जिसको आपने याद रखना है कि आपको बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, चार और में से देके पूछ लेते हैं, बताओ जी किसकी रिडक्शन आप कोक से करोगे। तो एज ए राइम अब नोट करो। फर्स्ट राइम पट्टू मनिंदर की जान सुंदर मुलगी में।
मुलगी मतलब लड़की, फट्टू का मतलब आयरन, मनिंदर मतलब मैंगनीज, चांद मतलब जिंक, और यहाँ पंजाबी, सुंदर पंजाबी मुलगी, सुंदर मतलब टिन एसएन, पंजाबी लेड, और मुलगी मतलब एमजी। यहां पर आपने एज ए राइम भले इसे याद रखिए, पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ores can be reduced using coke और कार्बन मोनोऑक्साइड? सर ऊपर और से आपको कट रही है सर। यस सर, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। क्या सर आवाज नहीं आ रही? नो सर, बहुत कम आ रही है। लो कट लो भी रही सर, है। हमारे बोर्ड कट रहा है और सर बोर्ड भी कट रहा है। हाँ सर। ओके ठीक है। सर ठीक है। ठीक है, यस पहले वॉल्यूम देखो। सर बोर्ड के पास Volume- जाइए। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे बोर्ड सही है के सर। पास यहाँ से वॉल्यूम यस सर। अब ठीक है। हाँ सर। सर। यस सर। यस यस। तो सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड? और एग्जांपल में आपके पास आ गया ऐसे, ये चार चॉइसेस अगर आपके पास आ गई और आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ओर से मेटल लेने के लिए कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट एज ए यूज कर सकते हैं, डी। तो अब इसे राइम की हेल्प लो, तो चेक करके देखो यहां पर क्या आंसर लगाओगे? सी एंड डी। सी एंड डी, सी एंड डी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको आपके सामने आएंगे। अब हमने इस चैप्टर में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने हैं? कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम, रिडक्शन यूजिंग TiCl4, रिडक्शन यूजिंग सोडियम और मैग्नीशियम, रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन।
and reduction using mercury। तो इन सबके लिए राइम की फॉर्म में याद रखना, मतलब ये मान के चलो 1 2 3 4 5 में से एक क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि जिस जिस पॉइंट पर मैंने आपको राइम दिए है ना, वो लिटरली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्री के मार्क्स। तो मैं इन सबकी राइम दे रहा हूं, इसकी राइम आपको मिल गई, अब इसकी राइम देखो, इसकी राइम बेकार आलू कचरे में महंगे, बेकार आलू कचरे में फेंको। महंगे इज फॉर मैंगनीज, बेकार इज फॉर बेरी बोरॉन, आलू इज फॉर एल्यूमिनियम, कचरे क्रोमियम में फेंको, Fe। नहीं, आलू नहीं, यहां पर आप करो टींडे, टाइटेनियम। इन मेटल्स के ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम से यूज करके निकाल करना है। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड का रिडक्शन लाइक MnO2 या MnO, बोरोन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इन एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन में जब आप इनके ओर्स या इनके ऑक्साइड्स लोगे, तो आप उनकी रिडक्शन एल्यूमिनियम यूज करके करोगे। पहले मैं इसके लिए आ रहा हूं, रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन। क्यों कोविड से तंग जीवों की मौत हुई? क्यों मतलब कॉपर, कोबाल्ट, तंग टंगस्टन, टंगस्टन से तंग मैंने यहां से बनवाया TUENG, जीव जर्मेनियम, GEG, मॉलिबिडनम। इन सबके ऑक्साइड्स से जब इनकी मेटल लेनी है, तो हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, मॉलिबिडनम ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स को जब मेटल में रिड्यूस करना है, वी कैन यूज हाइड्रोजन। अब मरकरी खुद एक इनर्ट मेटल है, तो आप इसे ऐसे ही याद रखोगे क्योंकि ये खुद इनर्ट है, तो ये इनर्ट एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन में यूज की जाएगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और इनर्ट एलिमेंट कोई दो बताओ, शानदार इनर्ट। प्लैटिनम नहीं, सिर्फ सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्हीं की मेटलर्जी है, गोल्ड एंड सिल्वर। जो मेटल इनर्ट है खुद ही मरकरी, तो वो इनर्ट मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज हो रही है, आप इसे ऐसे ही याद रखोगे। इसका यूज किसकी एक्सट्रैक्शन में करना है? टाइटेनियम। टाइटेनियम क्लोराइड से टाइटेनियम लेने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसकी राइम नाना मांगे टीना। नाना सोडियम,
मांगे मैग्नीशियम, टीना टाइटेनियम। टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन में सोडियम या मैग्नीशियम का यूज करना है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कब करनी है? जब इन ऑक्साइड्स को उनकी मेटल फॉर्म में लाना है। हाइड्रोजन को ऐसे कब यूज करना है? जब इन ऑक्साइड्स से हमें मेटल चाहिए, वी कैन यूज देम। मरकरी अमलगम बना के, यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कौन से मेटल को हम अमलगम की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहां मेटल बनेगी वो मरकरी में डिसॉल्व होके अलॉय बना देगी। तो गोल्ड अमलगम, मरकरी अमलगम, ये पता होना चाहिए। ये आज के लेक्चर का मैंने ना आपको 5 मिनट में पूरी समरी बताई है आज के लेक्चर की। सर आयरन के ऑक्साइड्स ऐसे मतलब दोनों तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, फॉर द वन ऑक्साइड यू कैन हैव मोर देन वन मेथड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर, इट इज सिलेक्टिवली चोजन एट दैट इंस्टेंट कि हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। नोट करो जल्दी राइम्स। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वहां पर कभी भी रीजन की फॉर्म में पूछे ही नहीं जाते, तो उनके रीजन जान भी लोगे तो रीजन जानने से तब भी उनको बाद में याद तो रखना ही पड़ता है, तो इसलिए बेटर है कि राइम बना लो। हाँ जी सर, वो टाइटेनियम क्लोराइड तो भी Na और Mg से रिडक्शन हो जाएगा? इसकी रिडक्शन करनी है, इसकी रिडक्शन इनकी मदद से करनी है, फाइनली टाइटेनियम मिलेगा। TiCl4 इज यू, TiCl4 की रिडक्शन होगी। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है? +4 और यहाँ 0। तो हम टाइटेनियम की ओर TiCl4 से, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से टाइटेनियम अगर लेना है तो हम सोडियम और मैग्नीशियम की मदद से रिड्यूस करेंगे। सर ये रहने सर तो ऑक्साइड में हुआ ना TiCl? ये ऑक्साइड और नहीं है, ये हेलाइड और है। कर लिया नोट? यस सर। ओके सर पहला वाला का रिडक्शन किससे बोले? किसका? ये इनका? नहीं हाँ, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड नंबर 1 यूजिंग कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। सर मतलब इनकी रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम। सर सोडियम और मैग्नीशियम से रिडक्शन हुआ? तू समझा ही नहीं, हम सोडियम की रिडक्शन कहां करवा रहे हैं? सोडियम मैग्नीशियम विल बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, they will be used as reducing agent to get titanium from TiCl4। TiCl4 से टाइटेनियम अगर लेना है तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या लोगे? सोडियम और मैग्नीशियम। क्लियर है राज? यस सर। इनके रिडक्शन के लिए क्या यूज करना है? इनके रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम। इनकी रिडक्शन के लिए इनके ऑक्साइड्स की रिडक्शन, मतलब टेक्निकली इनके ऑक्साइड्स की रिडक्शन, इनके ऑक्साइड्स का रिडक्शन। जैसे मैंने यहां ऑक्साइड लिखे हैं वैसे आपने इनके भी ऑक्साइड्स ही लेने हैं। चेक करो पिछली क्लास के नोट्स, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड वाले, इनके ऑक्साइड लिए थे, इनके ऑक्साइड्स लिए थे। इनके ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकालना है, इनके ऑक्साइड्स है। तो हम लोग मैक्सिमम जब आपको 1, 2 और 3 की बात हो रही है, मेटल के ऑक्साइड से मेटल पे लाना है। यही तो 4th पॉइंट था हमारा, टू रिड्यूस द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कर दो इरेज? हैव यू नोटेड? यस सर। यस सर। TiO2 के लिए भी सोडियम मैग्नीशियम यूज करेंगे? नहीं, सिर्फ TiCl4 के लिए। अभी इनका डिस्क्रिप्शन, अब हम इनको 1 by 1 सारे एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये चीज।
ओके, तो अब आप हेडिंग बनाओगे एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। या यूं कह दूं रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम एज ए मेटल। रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम। जिन मेटल के ऑक्साइड्स, अगर किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने कोक से करवाया एंड इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, काम तो हो जाएगा थ्योरेटिकली, और इन प्रिंसिपल वाइज कोक कैन रिड्यूस एवरी मेटल ऑक्साइड, एवरी तो नहीं बोल लो, 99% बोल लो, इतना भी नहीं मैं इंटेलिजेंट की अपनी तरफ से कुछ भी बोल दूं। कोक की मदद से मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स को आप मेटल की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। पर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर कोक लेने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको फ्यूल बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा और मेटल भी पॉसिबली कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बना देगी। इन जनरल जहां आप किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए कोक का यूज करना हमें महंगा पड़ सकता है या कोक का यूज करना हमें नुकसान दे सकता है, तो वहां हम एल्यूमिनियम की हेल्प लेते हैं। मेटल ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को Al2O3 बनना बहुत पसंद है, कारण इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज। क्योंकि जब एल्यूमिनियम से Al2O3 बनता है, ह्यूज एनर्जी इज रिलीज, डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एच विल बी वेरी नेगेटिव, उस रिएक्शन का डेल्टा जी विल बी ऑल्सो नेगेटिव। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच इज वेरी नेगेटिव, उस रिएक्शन का डेल्टा जी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। यानी कि जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव, रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल। ऐसी रिएक्शन की डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव। ऐसी रिएक्शंस आर वेरी स्पॉन्टेनियस। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम को बहुत पसंद है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिना बने, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल की नेचर क्या होती है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या वो रिड्यूस होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। और यहां एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज। पर प्रॉब्लम यह कि भले ही ये कितना मर्जी स्टेबल क्यों ना हो, एल्यूमिनियम अपने आप एयर से रिएक्ट नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम को हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब तक मैं एल्यूमिनियम को गर्म नहीं करता, इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आएगी जो इसे इस चीज की एबिलिटी देके ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करे। क्योंकि एल्यूमिनियम जब तक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये तभी पॉसिबल है जब एल्यूमिनियम के पास एक्टिवेशन एनर्जी इनफ हो, जो उसे रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। इसलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा के Al2O3 बनाना है, इट नीड्स एक्टिवेशन, सो वी नीड टू हीट इट एट वेरी हाई टेम्परेचर। पर एक बार आपने इसको इतने टेम्परेचर पे पहुंचा दिया जिससे ये एयर से रिएक्ट करके एल्यूमिना बना ले, अब ये रिएक्शन अपने आप होगी क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव। यानी कि जैसे पटाखों में हल्की सी एक चिंगारी दे दो, उसके बाद पटाखे सारे अपने आप जलेंगे, पर जब तक आपने चिंगारी नहीं लगाई कुछ नहीं हो सकता। ये वो हालत है। एल्यूमिनियम को जलना बहुत पसंद है, पर इट नीड्स कि इसको कोई एक्टिवेट कर दे। यू ट्रिगर इट, यू लाइटन इट, इसको जला दो, बस इनिशिएट कर दो। एक बार ये अपने हाई टेम्परेचर पे आ गया, इतना गर्म करके आपने इसको इतना हीट कर दिया कि इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, फिर ये रिएक्शन होनी ऐसी होगी कि आप चाहो कंट्रोल भी ना कर पाओ शायद। इसके दौरान खूब सारी हीट रिलीज होगी, खूब सारी हीट।
हम इस प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं कि मेटल ऑक्साइड के सामने अगर एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन निकाल लेगा और ये बनाएगा एल्यूमिना और ये मेटल बन जाएगी। बट क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान खूब सारी हीट रिलीज होगी, खूब सारी, इसलिए जो भी हीट रिलीज हो रही है वो इस मेटल को मेल्ट कर देगी। ये मेटल आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, यहां भी और यहां भी, कोक के केस में भी, और समटाइम्स किसी के केस में मैंने बताया था गैस फॉर्म भी बनती है, याद है पिछली एग्जांपल्स में? Yes, कौन sir. था वो? जिंक का जिंक के केस में, जिंक के केस में वो वेपर्स फॉर्म में आ जाता है। तो यहां भी वैसा है, एल्यूमिनियम का यूज करना और खूब सारी हीट रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट। थर्माइट मतलब लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड यूजिंग द एल्यूमिनियम, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट। अब इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास हेमेटाइट हो रहा है, हेमेटाइट, इसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया और ये बनाया Al2O3 एंड आयरन, दिस इज फॉर्म्ड इन मोल्टन फॉर्म। अगर बोरॉन ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके आपने बनाया Al2O3, बैलेंसिंग कर लेना, 2 बोरॉन। इसी तरह टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, so only one thing is responsible for this reaction to occur spontaneously, extra stability associated with this, because you are using highly reactive metal। और वैसे भी ये सारी मेटल, एल्यूमिनियम वो है जो इन सब मेटल से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहीं ऊपर है, इसीलिए ये इसे डिस्प्लेस कर रही है। इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, ये रिएक्टिव मेटल है और ये सारी लेस रिएक्टिव मेटल है, और ये सारी लेस रिएक्टिव मेटल जो होंगी वो रिड्यूस होना चाहेंगी, पर ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है ये ऑक्सीडाइज होना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां मैग्नीशियम नहीं यूज कर सकता, मैं सोडियम नहीं यूज कर सकता, मैं कर सकता हूं, सोडियम भी डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करेगा, पर उनका ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं जितना एल्यूमिनियम है। जितना ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, जितना, उतना उस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड जाने का ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगा। बट हम कब करेंगे ये यूज मेथड? दिस मेथड कैन बी यूज्ड when we cannot use coke as a reducing agent. In case of metals where use of coke requires very high temperature or carbides can be formed, unwanted particles, unwanted product can be formed, there we will use aluminium as reducing agent.
सर हाँ बोलो। सर आयरन के 4 ऑक्साइड्स पॉसिबल है, तो सारे ऑक्साइड सबके जैसे लिए, हाँ सबके लिए आप चाहे Fe3O4 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंगनीज के बहुत सारे ऑक्साइड है, Mn3O4 भी ले सकते हो, MnO भी ले सकते हो। अब जो मैं बताने लगा हूं ये मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा जो केवीपीवाई या ओलंपियाड टारगेट कर रहे हैं। जो मैं बताने लगा हूं वो जेईई मेंस या एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर साइड से बोर्ड कर थोड़ी तो अभी भी कट रहा है। ये नहीं सर, उधर आप कुछ लिखे नहीं है। स्टेटमेंट भी लिखा है। वो सर नहीं कट रहा है। कट रहा है या नहीं? सर नहीं यूज सर, उधर के आप बाद कुछ लिखे नहीं है। एक बार यूज के बाद क्या है तो वो दिखो। बोर्ड जो कट रहा है वो राइट साइड से ऊपर नीचे कहां से? राइट साइड जिस साइड स्टेटमेंट लिखे हैं। सर थोड़ा मतलब अच्छा एक अच्छा level समझ तक गया है। समझ गया। एक मिनट, अभी हो जाती प्रॉब्लम। ये सर अब ठीक है सर। मुझे लगा शायद आप ऊपर से कह रहे हो, ऊपर से कट रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी ने कुछ मेरे से पूछना है? कोई डाउट? ओके, नाउ थर्माइट वेल्डिंग। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इट्स ऑप्शनल, आपको ड्रॉ करना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। सर शायद कैमरा हिल रहा है सर। एक मिनट, क्या कैमरा हिल रहा है क्या? यस सर। अब चेक करो। सही है सर, सही है। ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो हिल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा फिर भी। ठीक है सर। सर हो जाएगा सर, ठीक है। मैनेजेबल है सर, हो जाएगा आप कराएगा। थोड़ा सा हिलेंगे। देखो यहां पर एक क्रूसिबल भट्टी टाइप की है, मिनी भट्टी समझ लो।
इसमें ना मान लो मैंने ये ओर ली, हेमेटाइट और एल्यूमिनियम, ये रेशो इंपॉर्टेंट है 3:1 रेशो में। स्टोशियोमेट्री वाइज मुझे एल्यूमिनियम डबल लेना चाहिए, जबकि रियलिटी में कायदे से ये ज्यादा लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों 3:1 रेशो में लिए जाते हैं। इसके ऊपर हमने एक पाउडर बनाया, पाउडर की एक लेयर डाली हुई है विच इज KClO3, पोटाशियम क्लोरेट एंड बेरियम पेरोक्साइड, और साथ में ये मैग्नीशियम की टेप है। मैग्नीशियम की टेप को आग लगा दी जाती है, और मैग्नीशियम की टेप आग कैरी करती, जलती 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 जैसे यहां पहुंचती है, ये इनमें धमाका होता है, इनमें इग्निशन होता है, इनमें स्पार्क होता है, जलते हैं ये, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड की, अच्छा ये दो कंपाउंड क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो हीट करने पे डिसोसिएट करके ऑक्सीजन बनाते। ये पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड। इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही दे विल कैच द फायर, दे विल रिलीज ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन हेल्प इन कंबस्टन, इसलिए इसकी हेल्प ली जा रही। मैग्नीशियम को आग लगानी है, मैग्नीशियम की टेप, आग जैसे पटाखों का फीता होता है, फीते को आग लगाओ अपने आप फीता जलता आगे जाता है, वैसे यहां पे मैग्नीशियम की टेप को आग लगाइए। यहां पर ये मैंने फ्लेम दिखाई कि जलता 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 यहां तक फ्लेम पहुंच गई। जैसे वो इस मिक्सचर को टच करेगी, ये मिक्सचर इग्नाइट कर जाएगा, स्पार्क पैदा करेगा, मतलब एक्सप्लोड टाइप जलता है, उससे बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और वो हीट एल्यूमिनियम को टेम्परेचर को रेज करती है ताकि एल्यूमिनियम Fe2O3 से रिएक्ट करे। एल्यूमिनियम को एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए ये मटेरियल एज ए एक्सप्लोसिव मिक्सचर यूज किया जाता है। इग्निशन मिक्सचर बोलना चाहिए मुझे, इग्निशन मिक्सचर, इग्निशन मिक्सचर। सो जब आप इस टेप को आग लगाओगे, वो आग बढ़ती बढ़ती आगे तक इस मसाले को, इस केमिकल को जलाएगी, ऑक्सीजन कंबस्शन को सपोर्ट करेगी, और जब हाई टेम्परेचर जनरेट होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम को उसको इतनी एक्टिवेट कर देता है कि ये एल्यूमिनियम Fe2O3 से रिएक्ट करना शुरू कर दे। एक बार ये रिएक्शन होनी शुरू हो गई सपोज, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्योंकि नेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। इतनी हीट रिलीज होती है कि फिर एल्यूमिनियम, जो हीट रिलीज हो रही है ना, वही एल्यूमिनियम को एक्टिवेट करती है। आपको उसके बाद बार बार ये मिक्सचर डालना नहीं पड़ेगा, बार बार मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं करनी पड़ेगी, स्टार्ट करने के लिए बस चाहिए बस, क्योंकि एक बार इसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, अब जो हीट रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि वो इसे एक्टिवेट कर देगी, और प्रोडक्ट में जो आयरन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसलिए इस बर्तन के नीचे एक होल रख दिया जाता है, होल, और अगर नीचे लोहे के टुकड़े पड़े हैं, टूटे फूटे लोहे के टुकड़े, उन पे जब मोल्टन फॉर्म में आयरन गिरेगा तो इनकी वेल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। मोल्टन पार्ट्स, मोल्टन लिक्विड आयरन व्हेन फॉल्स ऑन द ब्रोकन पार्ट, तो ब्रोकन पार्ट्स की वेल्डिंग होगी, आयरन जुड़ेगा। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो टूटे फूटे जहां कहीं से हो, उनकी थर्माइट वेल्डिंग की जाती है। सो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग मोल्टन आयरन जनरेट करते हैं। मोल्टन आयरन इज अलाउड टू फॉल ऑन द ब्रोकन पार्ट ऑफ द आयरन, दैट विल हेल्प टू जॉइन देम, दैट विल हेल्प टू वेल्ड देम। तो आपको क्वेश्चन थर्माइट वेल्डिंग से 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1, एल्यूमिनियम और Fe2O3 लिए किस रेशो में जाते हैं? दूसरा, इग्निशन मिक्सचर में कौन से 2 केमिकल यूज होते हैं? मैग्नीशियम का काम क्या है? जस्ट टू कैरी आउट द फायर अप टू द मिक्सचर। और तीसरा, थर्माइट वेल्डिंग खुद किस किस, मतलब एल्यूमिनियम की मदद से आप कौन कौन से मेटल ऑक्साइड को यूज करोगे, कौन कौन से मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम से यूज करके मेटल अचीव करोगे। और ये जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, Al2O3 इज हाईली स्टेबल, इसलिए इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है।
क्योंकि जब प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होगा तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विल बी नेगेटिव। सर एक डाउट था सर, ये जो आपने ऊपर में बॉल सा शेप बनाया हुआ है, ये इसका जो मतलब इसकी बॉडी वो किस मेटल की होती है? ये हाँ, सर। मेटल तो आप कोई भी ले लो, कोई ऐसी मेटल हो जो इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिव ना हो। अलॉय ले लो, स्टील का ले लो चाहे। लेकिन सर बस अगर ये एक्सप्लोजन होगा तब तो सर वो ब्रेक कर सकता है ना? एक्सप्लोजन का मतलब हमेशा ये नहीं होता धमाका हो गया, बॉम्ब फट गया। एक्सप्लोजन का मतलब कोई भी रिएक्शन जिसकी बिगिनिंग में एकदम से लाइक झटके से रिएक्शन शुरू हुई, क्योंकि ये रिएक्शन इजीली नॉर्मल डेली लाइफ में करवाई जाती है। नो डाउट एक्सप्लोजन जब होता है तो ऑब्वियसली बहुत ध्यान से करवाई जाती है ये रिएक्शन, बट ये नहीं है कि इट्स जस्ट आप जो सोच रहे हो बम फट गया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा पूरा ब्लास्ट होके बचा ही नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गया, इतना नहीं होता भाई। एक्सप्लोजन मतलब कि रिएक्शन विगरसली होती है। वो स्पार्कलिंग इसी चीज की होती है ना, इग्निशन की। हाँ बिल्कुल। ओके हेलो सर। हाँ बोलो। सर रिवर्बरेटरी का टेम्परेचर कितना तक रहता है, उसका रेंज? यूजुअली 800,000 तक, इस रेंज में। तो सर तो वहाँ पे वो कार्बन वाला, कोक वाला, और वो वहाँ पे नहीं यूज होता होगा? नहीं, क्योंकि मोनोऑक्साइड वाला। कोक, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। कोक से अगर कभी रिडक्शन करानी है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो हमें फर्नेस बदलनी पड़ेगी, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अगर आपको कभी भी कोक डाल के कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो और वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो वहां रिवर्बरेटरी फर्नेस नहीं जाती। वो काम हम करवाते ब्लास्ट फर्नेस में। सर ये 3:1 रेशियो बस Fe2O3 प्लस 2Al में रहेगा? मतलब क्या? तो ये जो रेशियो है 3:1, ये बस आयरन ऑक्साइड और Al के हाँ, रिएक्शन में हाँ, हाँ, बाकियों के लिए ये रेशियो मैंने इसलिए कोट नहीं की क्योंकि वेल्डिंग में तो हम आयरन को यूज करते हैं ना, तो थर्माइट वेल्डिंग का नाम तो सिर्फ आयरन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ओके बच्चों, अब यहां पे क्वेश्चन ही आएगा, जैसे मैंने यहां पे कोई मेटल ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम यूज किया। क्यों यूज किया? दो कारणों से। एक तो एल्यूमिना बनेगा जो कि स्टेबल है, दूसरा एल्यूमिनियम इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, इट कैन डिस्प्लेस इट। रिएक्टिव मेटल की अगर लिस्ट में हम सिर्फ इनको काउंट करते हैं, एस ब्लॉक की मेटल्स प्लस एल्यूमिनियम, दीज आर बेसिकली वेरी रिएक्टिव मेटल। जिन रिएक्टिव मेटल्स जिन मेटल्स का E0 रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं अपने पास। रिएक्टिव मेटल के तौर पे मैं एल्यूमिनियम को यूज कर रहा हूं, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, क्या हम सोडियम यूज कर सकते हैं? आइडियली यस, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो कई बार आपसे छोटी छोटी रिएक्शन पूछ ली जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कह दिया B2O3 है, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया। हाँ जी सर कैमरा ऑटो फोकस हो रहा है बार बार। ये आप ही की क्लास में आज इतने सारे इसको क्यों प्रॉब्लम्स हो रही? अब ठीक है? ठीक है सर, एडजस्टेबल सर है। ठीक है। ठीक है सर। सर हो जाता है वो एडजस्ट। कई बार आपसे ये रिएक्शन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, B2O3 विद सोडियम। मैं एडिशनल एग्जांपल कोट कर रहा हूं, आपको बस ये देखना कि ये मेटल बोरॉन से रिएक्टिव है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल विल डिस्प्लेस इट। जब भी कभी आपके सामने कोई भी ऑक्साइड आ गया और उस ऑक्साइड में आपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दी, तो आपके सामने अगर कोई अननोन रिएक्शन भी आ जाए ना, तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। आपने बस मैग्नीशियम से बोरॉन डिस्प्लेस करवाना है, सोडियम से बोरॉन डिस्प्लेस करवाना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे ये बताओ, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। एंड बोरॉन इज रेडी। सोडियम का ऑक्साइड बनाओ, Na2O। तो आगे बैलेंसिंग करके दिखा देना।
तो 12 में होगा। तो 2 से डिवाइड कर दूं, हाँ ये बन जाएगी B2O3 प्लस 3 सोडियम। सोडियम नहीं 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 नहीं, यहाँ पर 12 है, 12 है, तो यहाँ 6 इसी तरह जो अभी मैंने राइम में आपको लिखाया था कि अगर मेरे आपके सामने ऐसी कोई रिएक्शन दे दी जाए, तो विच इज रिएक्टिव मेटल, टाइटेनियम या सोडियम, एस ब्लॉक मेटल या डी ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स। तो सोडियम विल डिस्प्लेस टाइटेनियम, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस टाइटेनियम, तो बनाओ प्रोडक्ट क्या आएगा, टाइटेनियम विल कम आउट, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NaCl और MgCl। NaCl एंड MgCl2। तो ये जो मैंने आपको राइम में लिखाया था, नाना मांगे टीना, तो नाना मतलब सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम आर यूज्ड टू ऑब्टेन टाइटेनियम फ्रॉम TiCl4। तो यहाँ टाइटेनियम क्लोराइड में टाइटेनियम +4 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो क्या हो रही है TiCl4 की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूजिंग दिस, सो दिस विल एक्ट एज विच एजेंट, it is responsible for the reduction of this, so these are reducing agent। मैंने बेसिकली आपको यहां से ये लेसन देना चाहा है कि जरूरी नहीं है कि आप एल्यूमिनियम से ही रिडक्शन करवा सकते हो, कोई रिएक्टिव मेटल होगी तो रिएक्टिव मेटल भी किसी को रिड्यूस कर सकती है। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह के रिएक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है कि ऑक्साइड हो, हेलाइड हो, सामने रिएक्टिव मेटल हो, तो रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेसमेंट करवानी बस। इस प्रोसेस का नाम IMI प्रोसेस और इसका क्रॉल प्रोसेस, इसीलिए मैंने आपको इनकी राइम दी। वेरी अनइंपॉर्टेंट, कभी नहीं एग्जाम में आया, पर रेजोनेंस के टेस्ट में आ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्रॉल प्रोसेस में कौन सी मेटल ऑब्टेन की जाती है, टाइटेनियम, किसको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, मैग्नीशियम को। IMI प्रोसेस में कौन सी मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, टाइटेनियम, किसको रिड्यूस कर किसको रिड्यूस किया जा रहा है, टाइटेनियम क्लोराइड को, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सोडियम। तो ये जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पर आपको राइम मिल चुकी है, सो इट विल बी रिलेटिवली सेफर फॉर यू टू रिमेंबर। सर सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम ही क्यों, बाकी एस ब्लॉक? ये एक्चुअली नेम, जब भी कोई रिएक्शन का नाम रख दिया ना, तो इसका मतलब कि जब साइंटिस्ट ने वो रिएक्शन परफॉर्म की तो उसने क्या यूज करके, नेम रिएक्शन एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर ही है। टेक्निकली आप और हम जानते हैं कि आपको रिएक्टिव मेटल यूज करना, पर यहां पर इसका फायदा भी है। एक फायदा सोडियम और मैग्नीशियम को यूज करने के बहुत टेक्निकली लॉजिक बनता है। मान लो आपको टाइटेनियम ऑब्टेन करना है, साथ में सोडियम क्लोराइड है, आप ये जानते हो कि सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड पानी में घुल जाते हैं, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इस मिक्सचर में से अगर मुझे टाइटेनियम सेपरेट करना हो तो बड़ा सस्ता तरीका है, इस पूरे मिक्सचर को पानी में घुल दो, ये नमक पानी में घुल जाएगा, टाइटेनियम घुलेगा नहीं, टाइटेनियम फिल्टर कर लो, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा, टाइटेनियम सेपरेट कर लो। सो वी आर एक्चुअली taking the advantage that these are water soluble, so titanium can be purified easily। अब कोई ये कह सकता कि सर अगर हम एल्यूमिनियम यूज कर लेते, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर सकता है, पर AlCl3 बनता। AlCl3 कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो डिसॉल्व ही नहीं करता इतनी इजीली, तो बेटर है कि कोई ऐसा लो जो सस्ता भी पड़े और घुल भी जाए इजीली। बाकी जो हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस है, जिन मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने में प्रॉब्लम यह है कि वो कार्बन से यूज कर कोक के साथ कार्बाइड बना दें, या एल्यूमिनियम के साथ उनका रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में हम वर्स्ट केस में हाइड्रोजन प्रेफर करते हैं।
जैसे आपने राइम लिखी थी अभी, चेक करो हाइड्रोजन के लिए राइम लिखी थी। हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स में हम यूज कर सकते हैं? क्यों कोविड की वजह से तंग लोगों की मौत हुई? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर ऑक्साइड, इसके केस में हम कोक नहीं यूज कर पाते। इसका रीजन कुछ और है, वो अभी आप एलिंगम डायग्राम में सीखोगे। कोक कैनॉट बी यूज टू रिड्यूस दिस, तो मैं यहां पर कोक यूज नहीं कर सकता हूं। एल्यूमिनियम यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एल्यूमिनियम यूज नहीं कर सकता। नहीं सॉरी, इसके केस में तो एल्यूमिनियम भी नहीं यूज कर सकते। रीजन एलिंगम डायग्राम में समझोगे। एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, नो डाउट रिएक्टिव मेटल है, पर एल्यूमिनियम के केस में यहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, अल्टीमेटली हाई। इसका रीजन आपको एलिंगम डायग्राम में समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन मेटल के ऑक्साइड्स से मेटल लेके आनी है, और आप कोक भी यूज नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम भी यूज नहीं कर सकते, तो वहां हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन कॉपर से अबव है, तो हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस करेगा, यू विल गेट कॉपर एंड वाटर इज फॉर्म्ड। पर हाइड्रोजन को यूज करना महंगा पड़ता है। महंगा इन द सेंस एक ड्रॉबैक है हाइड्रोजन को भी यूज करने का। हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, इसलिए इसमें बहुत खतरा होता है। हाइड्रोजन को यूजुअली हम वर्स्ट कंडीशन में प्रेफर करते हैं। जब तक हमारे पास कोक से आप यूज कर सकते हो, का कोक का यूज करना कुछ पॉसिबल है, अगर एल्यूमिनियम का यूज करना पॉसिबल है, फिर हम हाइड्रोजन को नहीं देखते। पर ये हाइड्रोजन तब हमारी मजबूरी बन जाती है जब आपका मेटल ऑक्साइड ना कोक से रिड्यूस हो रहा है ना एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो रहा है, तब हमें हाइड्रोजन की हेल्प लेनी पड़ती है। सो इन शॉर्ट आपको बेसिकली क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ मेटल ऑक्साइड? Those metal oxide which can neither be reduced using coke nor be reduced by using aluminum due to some reason, there we unwillingly have to use hydrogen. Hydrogen being explosive, so it's very difficult to handle the hydrogen. It is not preferred, but as a majburi ban jati hai, we are forced to use hydrogen sometime. जैसे D block elements जो है, मॉलिबिडनम, पी ब्लॉक में जर्मेनियम, टंगस्टन डी ब्लॉक में, वो कोक अगर यूज करोगे तो उन्होंने कार्बाइड बनाना ही बनाना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर यहां पे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, तो कोक के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो आपको कार्बाइड बना देगा। इसलिए हम प्रेफर नहीं करना चाहते वहां पे कोक, तो वहां पर हमें हाइड्रोजन को कई बार यूज करना पड़ता है। हालांकि हाइड्रोजन का क्वेश्चन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी जेई ने पूछा है। इनफैक्ट मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये कभी भी अभी तक तो बहुत रेयरली पूछा गया। एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग जरूर जेई मेंस में कुछ साल पहले पूछी जाती थी, अब तो वो भी वहां भी नहीं पूछी जाती। तो मेनली आपके क्वेश्चन बनेंगे आपकी राइम से। पर अगर कोई आपसे पूछे कि मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपको यह पता होना चाहिए हाइड्रोजन जब मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो वाटर बनेगा, मेटल मिल जाएगी। यानी कि मैं सिंपल इतना चाहता हूं कि आपको ये रिएक्शन लिखनी आती है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? H2O plus G. जर्मेनियम एंड वाटर। आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए इन शॉर्ट। बट बिकॉज वी हैव टू हीट, इट कैन एक्सप्लोड। सो ये डेंजरस मेथड है। ये लिटरली एक्सप्लोजन वैसा टाइप का जैसा भी एक बच्चा समझ रहा था, इसलिए इसे हम लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहां पे जाके हम लोगों के टाइप ऑफ रिडक्शन सारे कंप्लीट हो गए। और एक जो अमलगमेशन मेथड मैंने बताया, अमलगमेशन मेथड सिर्फ याद ही रखना है कि गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन में हम मरकरी को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जस्ट वो इंफॉर्मेटिव है, वो याद ही रखना बस।
तो यहां पे जाके हमारा टाइप ऑफ रिडक्शन या टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फोर्थ पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब बताओ एक्सट्रैक्शन में फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग ऑफ और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, और नहीं, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल या रिफाइनिंग ऑफ द मेटल हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है। तो अभी हम नए टॉपिक पे जाने वाले हैं। हेडिंग बनाओगे आप, एलिंगम डायग्राम। कुछ साल पहले तक ये टॉपिक बहुत अनइंपॉर्टेंट होता था, पर लास्ट के 3-4 सालों में देखा जा रहा है क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। जेई एडवांस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेटलर्जी से कोई क्वेश्चन जेई मेंस के लिए सेट करने वाला होगा तो वो राइम्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जिस टॉपिक में मैंने आपको राइम दिया वो प्योरली जेई मेंस के लिए, क्योंकि जेई मेंस में रटने वाली चीजें भी पूछी जाती है। एडवांस का पेपर लॉजिकल है, वहां पर एलिंगम डायग्राम से मेटलर्जी से अगर क्वेश्चन किसी को बनाना लॉजिकल तो वो यहां से बने। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलिंगम डायग्राम का सबसे पहले मेन यूज क्या है? मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सी है। वी कैन यूज कोक, वी कैन यूज कार्बन मोनोऑक्साइड, वी कैन यूज एल्यूमिनियम, वी कैन यूज सोडियम मैग्नीशियम, वी कैन यूज हाइड्रोजन, वी कैन यूज मर्करी। बट इनकी सिलेक्शन का किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए यही रिड्यूसिंग एजेंट क्यों चूज करें? अगर मेरे पास सेम मेटल को रिड्यूस करने की पॉसिबल चॉइसेस है कि आई कैन यूज आयरन, आई कैन यूज एल्यूमिनियम, आई कैन यूज एज वेल कोक, मैं किसको प्रेफर करूं? तो वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, और वो कंडीशंस समझने के लिए हमें एलिंगम डायग्राम जानना पड़ेगा। एलिंगम डायग्राम से हमें बहुत चीजों के आंसर मिलेंगे। कौन सी मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस कंडीशन में सुटेबल यू कैन चूज और नॉट। कौन सी मेटल के ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर तक यूज करोगे तो ठीक है, उस टेम्परेचर से ज्यादा कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीजें हम एलिंगम डायग्राम से देखने वाले। नो व्हाट इज एलिंगम डायग्राम? अब पहले एलिंगम डायग्राम समझने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। लिखो इसमें, नंबर 1, 2 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यूजिंग एलिंगम डायग्राम। Number 1, whether oxide or sulfide is to be selected for reduction to get metal. Which reducing agent would be suitable for reduction for a given substance under what conditions? Under given conditions of temperature.
a metal which is at higher position in electrochemical series is difficult to get reduced. As we move lower in electrochemical series, reduction of compound of an element to get that element becomes easy. The method employed for reduction of compound to the element is dependent on nature of the metal and that of its ore can be related to position in electrochemical series. Related to its position, यहां पे ये वर्ड ऐड कर देना, its position. आई थिंक यहां तक मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इनमें किसी को आपको लगता है कुछ पूछना है, या ये वो पॉइंट है जो हमने कई बार पहले पढ़ लिए? एक्सेप्ट दिस टू, ये दो छोड़ दो, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नीचे वाले पॉइंट्स एक बार पढ़ के देखो, क्या ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने कई बार डिस्कस कर लिए पहले, मतलब जिनके लिए रीजंस हमें पता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है ना, यू प्लीज आस्क मी। फर्स्ट पॉइंट का आंसर विद टाइम मिलेगा। क्लियर है सर? फोर्थ नहीं। राइट? सर फोर्थ, हाँ बोलो, क्या फोर्थ, क्या फोर्थ स्टेटमेंट डाउट। ओके, हमने ये बोला है कि मान लो कि आपके पास कोई ओर है, कोई ऑक्साइड है, कोई कंपाउंड है, लेट्स से जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस अगर करना है तो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें? तो ये सिलेक्शन इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपके जिंक ऑक्साइड में जो मेटल है जिंक, उसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां है।
आप कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेटल कौन सी है जो आपको मिलेगी, क्या वो आपकी रिएक्टिव मेटल तो नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जिंक ऑक्साइड है, मैंने यहाँ पे मेटल कोई ले ली रिड्यूसिंग एजेंट। अब टेक्निकली होना चाहिए था कि ये मेटल ऑक्साइड मिले और साथ में जिंक बने। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेटल लोगे, कि ये ऐसी मेटल हो जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से ऊपर हो। जो मेटल जिंक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगी वो थोड़े ना डिस्प्लेस कर पाएगी। तो ये आपकी ओर की नेचर पे डिपेंड करता है कि ये ओर में एलिमेंट कौन सा है, और वो एलिमेंट एम के रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो वो ये कह रहा है कि ये आपकी ओर या इस मेटल, जिस मेटल को आप ऑब्टेन कर रहे हो, ये उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन कहां है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी मेटल मोर रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है। आप उसके आधार पर डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मेथड, यानी कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहिए उसको रिड्यूस करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बच्चों, हैव यू नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. अब आप हेडिंग बनाओगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलिंगम डायग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में हम स्टडी कर रहे हैं, किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? किसी मेटल है, कोई मेटल है, इससे हम इसका ऑक्साइड बनवा रहे हैं। ये जो मेटल है इससे इसका ऑक्साइड बनवा रहे हैं बाय रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। हम इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं बाय नोटिंग डाउन द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। जितना डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा उतना ऑक्साइड का बनना, मेटल से मेटल ऑक्साइड का बनना उतना स्पॉन्टेनियस है, उतना पॉसिबल है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, मान लेता हूं कि इस मेटल की वैलेंसी है x, तो एक जनरल फॉर्मूला के हिसाब से मान लेता हूं कि इसका फॉर्मूला मैंने रख दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, तो M2OX इज द जनरल फॉर्मूला। मेटल की वैलेंसी +x, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +x, ऑक्सीजन का -2, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला M2OX। और यहां से अगर मैं मेटल और ऑक्सीजन इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये मेरे पास बनेगी 2M सॉलिड प्लस O2 विद द कोफिशिएंट 9 x/2। आई थिंक अब ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो। मेटल का कोफिशिएंट 2 और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट x/2। इन जनरल अगर मैं यहां पर MXOY करके लिखता, वेयर x is 2, अगर जनरल फॉर्मूला लिखता MYOX, तो फिर यहां पर आप अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट y लिख सकते हो। अगर आपने यहां y लिखा, वेयर y की वैल्यू इज 2, क्योंकि जनरली ऑक्साइड बनाते वक्त ऑक्सीजन अपना -2 स्टेट ही रखे, ना भी बनाओ, आप ऐसे रखो, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन में पर मोल ऑक्सीजन, फॉर 1 मोल ऑक्सीजन, चेक करो इस रिएक्शन का डेल्टा जी फॉर 1 मोल ऑक्सीजन, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर जो भी इस रिएक्शन का डेल्टा जी आया, जितनी भी वैल्यू आई, मान लो -3200 किलो जूल, ये इसके 1 मोल के लिए ये वैल्यू आई। अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी चेक करो फॉर 1 मोल O2, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन में O2 के कोफिशिएंट को अगर 1 बनाना है, 1, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं?
पूरी इक्वेशन को किससे नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 बन जाए? उससे तो नहीं, 2/x उससे तो नहीं, 2/x, 2/x बिल्कुल. So if I multiply the equation by 2/x on both sides, तो ये बनेगी इक्वेशन O2 which is gas. मेटल का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा? 2/x, 4/x. और यहां से M2OX का कोफिशिएंट बन जाएगा 2/x. कोई हैरानी नहीं, क्वेश्चन में आपको वो ऐसा फॉर्मूला दे दें MyOX, तो फिर आपने घबराना नहीं है. आपने पहले यहां पर बैलेंस करना है. मेटल का कोफिशिएंट तब आप रखोगे y, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट रखोगे x/2, ऐसे इक्वेशन लिखोगे. और अगर आपको 1 मोल O2 के लिए बोला है तो 2/x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2y/x आएगा. अगर आप 2/x से मल्टीप्लाई करोगे 2y/x कर लोगे ना, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया? बोलो. यस सर. तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी जितनी भी ये नंबर है इंटू 2/x. हम इस रिएक्शन का किसी कंपाउंड के, किसी ऑक्साइड के गिवन नंबर ऑफ मोल्स का यूजिंग 1 मोल O2 हम डेल्टा जी नॉट स्टडी कर रहे हैं एलिंगम डायग्राम में, कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हमें चेक करनी है. और हमें यह देखना है कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एलिंगम डायग्राम में क्या स्टडी किया जाता है, किसी मेटल के ऑक्साइड के बनने के लिए डेल्टा जी नॉट हमने स्टडी करना है फॉर 1 मोल O2. सो पर मोल O2 spontaneity of formation of oxide of a given metal is studied. Oxide of a given metal is studied in terms of delta G naught. अब हम ये सब जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना. यू नो दिस रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, डेल्टा जी नॉट उतना नेगेटिव होगा. मतलब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी. किसी ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी या ऑक्साइड की स्टेबिलिटी उसके डेल्टा जी नॉट से देखी जाएगी. मोर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट मतलब उतना ऑक्साइड ये ज्यादा स्टेबल है. और इसकी स्टेबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज्यादा. तो हमें जो डेल्टा जी नॉट स्टडी करना है वो ये देखना है कि इस ऑक्साइड के बनने के लिए के इक्विलिब्रियम कितना बड़ा फिगर है. जिस मेटल के लिए उसके ऑक्साइड का के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, उस ऑक्साइड का बनना इज मोर स्पॉन्टेनियस. ऐसी मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहेगी. ऐसी मेटल हमेशा अपना ऑक्साइड बनाना चाहेगी. और हमें मालूम है कि डेल्टा जी नॉट can be written as delta H naught minus T delta S naught. तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पर इस डेल्टा जी नॉट का ग्राफ टेम्परेचर से देखूं, पर कौन सा डेल्टा जी नॉट? उस रिएक्शन का जिसमें मैंने पर मोल O2 स्टडी की. मैं ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखा, ना कि ये. So Ellingham diagram में we plot a graph between delta G naught versus temperature.
वर्सेस टेम्परेचर, मान लेते हैं कि ये वैल्यू यहां पे 0 है, डेल्टा जी नॉट। मैक्सिमम अगर किसी मेटल का ऑक्साइड स्टेबल है तो उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। अगर किसी रिएक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल, उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, मेटल से ऑक्साइड बन रहा है और मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो ये एक कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन, जिसका डेल्टा एच नॉट इज मोस्टली नेगेटिव। फॉर दिस रिएक्शन, लेट्स से रिएक्शन नंबर स्टार, reaction star is a combustion reaction. So its delta H is negative generally. और एलिंगम डायग्राम में हमने ग्राफिकल स्टडी करनी है, किसकी, डेल्टा जी नॉट की वर्सेस टेम्परेचर की। सो इन एलिंगम डायग्राम a graph is studied. A graph is plotted between delta G naught versus temperature. और डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आर कांस्टेंट नंबर। अब पहले तो ये बताओ, डेल्टा एच नॉट अगर डेल्टा एस नॉट कांस्टेंट नंबर अगर हुए तो डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर ग्राफ का ग्राफ दिखेगा कैसे? अगर डेल्टा जी नॉट आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन दे रहे हो तो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी होगी? स्लोप माइनस डेल्टा एस नॉट, इंटरसेप्ट क्या होगा? डेल्टा एच नॉट। तो यही क्वेश्चन कई बार सीधा पूछा जाता है एलिंगम डायग्राम में। जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एलिंगम डायग्राम में ग्राफ में वाई वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल क्या है। वाई वेरिएबल इज डेल्टा जी नॉट, एक्स वेरिएबल इज टेम्परेचर। इस ग्राफ की इक्वेशन मतलब इस ग्राफ, ये ग्राफ आएगा कैसा? दिस ग्राफ विल बी फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा माइनस डेल्टा एस नॉट एंड इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एच नॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। ग्राफ इन एलिंगम डायग्राम is a straight line having slope minus delta S naught and intercept delta H naught। बट क्योंकि मैंने ये बोला कि किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करना, इट इज कंबस्शन रिएक्शन, और कंबस्शन रिएक्शन में डेल्टा एच इज मोस्टली नेगेटिव, तो इस ग्राफ में इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होंगे कहीं बिलो जीरो लाइन। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में माइनस डेल्टा एस नॉट का साइन कैसा है, क्योंकि स्लोप तो माइनस डेल्टा एस नॉट है ना। अब ये चीज यहां चेक करो, अगर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और आप गैस से सॉलिड बना रहे हो, गैस से सॉलिड, तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव आएगा। So most of the time this equation is having the graph which is having the positive slope. ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा, किसी किसी केस में दिख भी सकता है, बट मैक्सिमम टाइम
ये जो ग्राफ आएगा ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, पर ग्राफ रहेगा जीरो वाले पॉइंट से, स्टार्ट वो नीचे से ही होगा, क्योंकि इट इज ए कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, सो एक्सोथर्मिक होने के कारण ये जो इंटरसेप्ट है, ये वैल्यू ये नेगेटिव ही है। दिस इज डेल्टा एच नॉट, and whatever the line is having slope, if slope is positive, it means negative delta S naught is positive, means delta S naught is negative. And if slope is negative, means delta S naught is negative, means delta S naught is positive. But क्योंकि इस रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि 1 मोल गैस से सॉलिड बन रहा है, तो जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन स्टार, इस रिएक्शन की बात हो रही है, ये डेल्टा जी नॉट उस रिएक्शन के लिए जहां पर मोल O2 था। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टार, डेल्टा एस नॉट इज नेगेटिव as gas is being converted into solid. Therefore, slope of the line, which is minus delta S naught, is क्या लिखूं? Negative, positive? Positive. तो ये क्वेश्चन आपसे एलिंगम डायग्राम के इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हर रिएक्शन के लिए कंबशन प्रोसेस का डेल्टा एच डिफरेंट आता है, तो हर कंपाउंड के लिए ये वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। अगर मैंने मेटल बदल दी तो इसका इंटरसेप्ट भी बदल जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, डेल्टा एस नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर इस प्रोसेस का डेल्टा एच नॉट लार्ज नेगेटिव हो, अगर ये प्रोसेस में कंबशन हो रहा है, तो कंबशन की ये जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, अगर मैंने सोडियम का कंबशन कराया डेल्टा एच नॉट कुछ और होगा, मैग्नीशियम का कंबशन कराया डेल्टा एच नॉट कुछ और होगा, जिंक या कॉपर का कंबशन कराया तो डेल्टा एच नॉट कुछ और होगा। डिफरेंट मेटल्स के लिए यू चेंज द मेटल, योर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट। जितना किसी मेटल के लिए ये जो ग्राफ है ये नीचे से स्टार्ट होगा, इसका मतलब उसका डेल्टा एच उतना ज्यादा नेगेटिव है, और जितना डेल्टा एच नेगेटिव होगा मैं कह दूंगा कि ये कंपाउंड इज वेरी स्टेबल, क्योंकि मोर नेगेटिव डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि आप खुद बताओ मुझे, थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ चुके हो, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ M2OX into its coefficient 2/x minus enthalpy of formation of O2 into its coefficient 1, enthalpy of formation of metal into its coefficient 2/x। अब मुझे ये सोच के बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में आपने क्या सीखा था? जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, प्योर स्टेट में, तो उनके डेल्टा, इनकी एच वैल्यू क्या मानी जाती है? जीरो। ये नंबर 0 है। अब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट क्या माना जाएगा? सीधा एच वैल्यू फॉर द ऑक्साइड, और क्योंकि ये कंबशन है तो ये नेगेटिव है। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना इस कंपाउंड का एच वैल्यू नेगेटिव, और जितना इस कंपाउंड का एच वैल्यू नेगेटिव, इट इज सेड टू बी मोर स्टेबल। तो अगर आपके पास 2 ग्राफ ऐसे दिखा दिए जाए, आपने ये नोट कर लिया ना, आपने ये पहले नोट कर लिया ना ये सारा? सर 1 मिनट राज, ये नोट कर लिया या नहीं? Yes, sir. कर लिया हुआ या नहीं? हो गया। 1 मिनट सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो और ये स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ग्रुप में।
हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, अब पॉइंट ध्यान से समझना। अब आप अपनी कॉपी में दोबारा बनाओगे एलिंगम डायग्राम। मैं इस टॉपिक में आपसे एलिंगम डायग्राम कम से कम 5 से 6 बार बनवाऊंगा। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास, अगर किसी मेटल मैंने ले ली M, फॉर M मेटल दिस लाइन इज लाइक दिस, और कोई दूसरी मेटल है जिसके लिए ये लाइन है लाइक दिस, दिस इज फॉर मेटल M, दिस इज फॉर मेटल M डैश। ये नंबर क्या दिखाएगा? यहां से ये इंटरसेप्ट क्या दिखाएगा? डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट ये जीरो वाली लाइन है, डेल्टा जी नॉट जीरो वाली लाइन। जितना नीचे होगा, इसका मतलब M और M डैश में किसके ऑक्साइड का डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव है? M डैश। तो M डैश ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन M ऑक्साइड, यानी कि M डैश मेटल के लिए उसके ऑक्साइड का बनना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, यानी कि M डैश ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कोई मेरे से यहां से कोई कंपैरिजन करवाएगा ना, तो मैं बोलूंगा क्योंकि M डैश ऑक्साइड की ये जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट नेगेटिव आ रहा है और ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऐसे ऑक्साइड M डैश ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन M ऑक्साइड। बोलो ये पॉइंट समझ में लगा या नहीं? यस सर। मान लो अगर मैंने आपको ऐसे बोला ना कि ये ग्राफ, ये लाइन सपोज कॉपर सॉलिड के लिए लिखी, और ये लाइन मैंने एल्यूमिनियम सॉलिड के लिए लिखी। ध्यान से देखना बच्चों, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, मेटल का ऑक्सीजन से एल्यूमिना बना, पर O2 का कोफिशिएंट 1 रखना। अब O2 का कोफिशिएंट 1 रख के सबकी बैलेंसिंग करनी। O2 का कोफिशिएंट 1 रख के, क्योंकि आप डेल्टा जी नॉट फॉर 1 मोल O2 आप इस रिएक्शन के लिए स्टडी कर रहे हो, तो यहां पे मैं रखूंगा कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 रखना। तो अब यहां पे मैं कोफिशिएंट क्या रखूं? 2/3। तो एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 4/3। अगर आपके पास ये लाइन ऐसे दो दे दी जाती है और मैंने अब आपसे ये पूछा, बताओ कॉपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है या एल्यूमिना ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का डिसीजन आप यहां से देखोगे। पता लगा मेरी ये बात? सर यस। जिस ऑक्साइड के लिए लाइन नीचे से स्टार्ट होगी, स्टेबिलिटी देखनी है डेल्टा एच। डेल्टा एच इफ इट इज नेगेटिव, इट इंडिकेट्स दिस इज वेरी स्टेबल। अब इस यहां से ग्राफ में वाई इंटरसेप्ट देख के आप बताओगे कि कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिना में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जिसके लिए मोर नीचे, मतलब जिसके लिए ग्राफ जितना ज्यादा नेगेटिव, उतना मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल। अब ये बताओ ध्यान से सोच के, कौन सी मेटल ऑक्साइड फॉर्म में जाना चाहेगी? जो मेटल को ऑक्सीडाइज होना पसंद हो या जिस मेटल को रिड्यूस होना पसंद हो? ऑक्सीडाइज होना। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल टॉप पे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव, दे आर रिएक्टिव मेटल, दे वांट टू गेट ऑक्सीडाइज। तो यहां से आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर एक मेटल की लाइन नीचे और दूसरी मेटल की लाइन ऊपर है, तो आप यहां से ये भी बता सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। बोलो ये पॉइंट समझ लगा या नहीं? यस सर। क्योंकि जिस मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में जाना नेचुरली पसंद है, उसके लिए ये रिएक्शन का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा, उसके लिए ये के इक्विलिब्रियम वेरी लार्ज होगा। तो जिस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होगी, वो मेटल वो होगी जिसका एसआरपी नेगेटिव है, यानी कि वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगी। तो अगर आपके पास दो मेटल्स के लिए ये कर्व मिल गया, तो जिस मेटल का कर्व नीचे होगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव मानी जाएगी, क्योंकि उस मेटल की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसका ऑक्साइड थर्मली ज्यादा स्टेबल है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
यस और नो? यस सर। तो टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर अब क्लास वाइंड अप करूंगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पूरा इस पे यूज होगा। सर एल्यूमिनियम में सर वो बैंड क्यों हुआ? वो तो स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। बता दूंगा ना, बता दूंगा, आने वाले ग्राफ हम करने हैं ना, ये बेंडिंग भी करेंगे। बोलो सर कल क्लास है? हाँ बिल्कुल कल क्लास है, मैं टाइम बता दूंगा। तो कमिंग वीक में हमें मेटलर्जी खत्म कर देना है हमने। तो अब जब भी आपका टेस्ट होगा उसमें मेटलर्जी में, अभी आपका टेस्ट है 25 को आ रहा है। यस तो 25 वाले टेस्ट में इस वीक में वैसे अब हम मेटलर्जी कंप्लीट कर लेंगे, बट आपके टेस्ट में आयरन और कॉपर, मतलब आयरन कॉपर एल्यूमिनियम तक की एक्सट्रैक्शन आएगी। ओके बच्चों, फिलहाल मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।